हाय दोस्तों, एडवांस जावा के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेएसपी डायरेक्टिव्स। तो एक बार मैंने शुरुआत में जब जेएसपी का इंट्रोडक्शन आपको दिया था तो बताया था कि जो जेएसपी होता है, जेएसपी का प्रोग्राम पहले कन्वर्ट होता है सर्वलेट में और तब जाकर उसे रन होता है। वो मतलब जेएसपी का प्रोग्राम सीधा रन नहीं करता, पहले वो कन्वर्ट होगा सर्वलेट में और तब जाकर के वो एग्जीक्यूट होता है। तो जेएसपी डायरेक्टिव्स क्या है? एक इस तरीके के डायरेक्शंस हैं जो सर्वलेट कंटेनर को कुछ डायरेक्शंस देते हैं। ठीक है, डायरेक्शंस देने का मतलब क्या है? डायरेक्शंस देने का मतलब क्या है? उसके लिए कुछ पेज की प्रॉपर्टीज वगैरह सेट करते हैं। तो ये किस तरीके से, कौन कौन से हैं? तो डायरेक्टिव लिखने का एक खास तरीका होता है। आपका पहले ओपनिंग एंगल ब्रैकेट, फिर ये परसेंट का सिंबल, फिर @, फिर डायरेक्टिव का नाम, फिर उसके एट्रीब्यूट और फिर उसकी वैल्यूज को आप यहाँ पर दे सकते हैं। कौन कौन से डायरेक्टिव्स हैं? हमारे पास 3 डायरेक्टिव हैं, पेज डायरेक्टिव, इंक्लूड डायरेक्टिव और टैग लाइब्रेरी डायरेक्टिव, मतलब टैग लिब डायरेक्टिव को बोलते हैं टेक्निकली। ठीक है, इसको टैग लिब आप कह सकते हैं, टैग लिब डायरेक्टिव। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके इनको देखते हैं। पहला होता है पेज डायरेक्टिव। तो पेज डायरेक्टिव क्या करता है? यहाँ पे लिखा है कि द पेज डायरेक्टिव डिफाइन एट्रीब्यूट दैट अप्लाई टू एंटायर पेज। मतलब ये ऐसे डायरेक्शन देते हैं जो पूरे पेज पे अप्लाई होते हैं। जैसे पेज की पे कौन सा पैकेज आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, पेज का लैंग्वेज क्या होगा, अगर पेज में कोई एरर पेज आए तो किस पेज पे आपको जाना है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर देखें, अगर आप एक जेएसपी का प्रोग्राम बनाते हैं नेटबीन्स में तो पहले से ही पेज डायरेक्टिव लिखा होता है। यहाँ पे कंटेंट टाइप होता है और पेज इनकोडिंग होती है। ये स्टैंडर्ड इनकोडिंग है और ये पेज पे कैसा कंटेंट का टाइप होगा, तो टेक्स्ट ऑब्लिक एचटीएमएल कंटेंट है पेज पे हमारे। ठीक है, तो अब इसमें जैसे मान लीजिए कि कल को आप अगर बनाते हैं किसका प्रोग्राम, अगर आप बनाते हैं मान लीजिए जेडीबीसी का प्रोग्राम, तो जेडीबीसी के प्रोग्राम को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको यहाँ पर जेडीबीसी के प्रोग्राम को बनाने के लिए जब आप यहाँ पर स्क्रिप्टलेट के अंदर जाएंगे तो जब आप स्क्रिप्टलेट का कोड लिखते हैं तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए? आपको चाहिए होती है कनेक्शन क्लास। तो यहाँ पे देखिए कनेक्शन क्लास। अब मैं यहाँ पे कनेक्शन लिख भी रहा हूँ तो यहाँ पे कनेक्शन क्लास जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा कनेक्शन, देखिए कनेक्शन आया यहाँ पर, तो ऊपर देखिए अपने आप आ गया पेज इंपोर्ट java.sql.connection। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर मैं सिर्फ कनेक्शन क्लास लिख दूं और इसको ना लगाऊं तो यहाँ पे एरर आएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर दूं इंपोर्ट क्या java.sql.star, तो अब देखिए कनेक्शन क्लास में जो एरर आ रही थी अब वो एरर आपकी दूर हो जाएगी, अब कोई समस्या नहीं आएगी। आप देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर यही मैं यहाँ पे इसको हटा दूं तो हमारा पेज इस कनेक्शन क्लास को पहचानने से क्या कर देगा? इनकार कर देगा। आप देख सकते हैं रेड कलर का हो गया। तो इसका मतलब है कि किसी भी पेज पे किसी भी पैकेज को इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट यहाँ पर होता है। आप इसको बड़े आराम से इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पेज की लैंग्वेज बाय डिफ़ॉल्ट जावा होती है, उस पर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। अगर आप लिखते हैं तो भी, नहीं लिखते हैं तो भी बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज जावा लेता है वो। एक कंसेप्ट आता है एरर पेज का। एरर पेज का क्या मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने एक पेज बना लिया, मैंने मान लीजिए इस पेज का नाम ही दिया एरर। ठीक है, एरर। तो अब इस पेज का जब आपने एरर दिया, नाम दिया, तो यहाँ पर जैसे आप कह सकते हैं, अभी सिंपली मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्या कि दिस इज एरर पेज। ठीक है, तो एरर पेज का मतलब क्या है कि जैसे मैंने मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कह दिया कि जब हमारे पेज में किसी भी तरह की कोई एरर आए तो एरर पेज कौन सा हो जाएगा? error.jsp वो बना दिया हमने। अब यहाँ पे एरर कब आएगी भाई? जैसे मान लीजिए कोई रन टाइम एक्सेप्शन आपकी आती है, तो आपको पता है 1/0 बहुत फेमस रन टाइम एक्सेप्शन है। तो पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि एक हमने ए लिया 10 मान लीजिए और बी लिया आपने 2 और यहाँ पे आपने कहा यहाँ पे आप सी ले लीजिए और c = a/b आप कर लीजिए, कोई समस्या नहीं। और इसको आप कर दीजिए out.println। तो आपने कहा a/b को आप सिंपल आप प्रिंट कर सकते हैं। तो जब आप इसको प्रिंट करेंगे, इसको एक बार रन करा के आप जरा चेक करिए तो। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 10/2 मतलब 5 रिजल्ट आना चाहिए, तो हमारा रिजल्ट 5 आ जाएगा। लेकिन क्या हो कि नंबर अगर 0 से डिवाइड कर दे, तो आपको पता है कि यहाँ देखिए रिजल्ट 5 आ गया। लेकिन अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो एक रन टाइम एक्सेप्शन आती है। तो आपने अगर इसको 0 से डिवाइड किया तो 0 से डिवाइड करते ही क्या आएगी? आपकी रन टाइम एक्सेप्शन आएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही मैंने 0 से डिवाइड किया
ये कहाँ पे चला गया, दिस इज एरर पेज। मतलब इस पेज में जब भी एरर आएगी तो वो कहाँ पर चला जाएगा, एरर पेज में चला जाएगा। तो अगर आप इस तरह से कोई सेट करना चाहते हैं कि जब भी कोई रन टाइम एक्सेप्शन आए तो इस पेज पे चले जाओ, तो इसके लिए क्या, एरर पेज। आप देख सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ पर मान लीजिए 2 किया तो 2 करने पे यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, इसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश कर दे रहा हूँ कि बार बार रन कराने में टाइम ना लगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 आ गया। लेकिन अगर यहाँ पर आपने 0 कर दिया और यहाँ पर आपने इसको कर दिया तो ये देखिए ये तुरंत एरर पेज पे भाग जा रहा है। कैसे भाग जा रहा है, क्योंकि जब भी रन टाइम एक्सेप्शन जनरेट होगी तो कहाँ पे जाए, आप एरर पेज से इसको सेट कर सकते हैं। तो मेन हम इन्हीं तीनों, ज़्यादातर हम लोग इन्हीं 3 का इस्तेमाल करते हैं, इंपोर्ट का, लैंग्वेज का, एरर पेज का। बाकी ये तो बाय डिफ़ॉल्ट लिख के आता ही है आपका कंटेंट टाइप क्या है और पेज इनकोडिंग क्या है, तो ये फिक्स वैल्यूज़ हैं, इनको आप बहुत ज़्यादा चेंज की ज़रूरत नहीं है। तो पेज की लैंग्वेज क्या होगी, किस पैकेज को आपको इंपोर्ट करना है, पेज का एरर पेज क्या होगा अगर कोई एरर आ जाती है तो उस पेज में। ठीक है, चलिए अब इसमें एक आता है अगला जो डायरेक्टिव है, उस डायरेक्टिव का नाम है इंक्लूड डायरेक्टिव। तो इंक्लूड डायरेक्टिव बिल्कुल वैसे ही है जैसे इससे पहले आप लोगों ने इंक्लूड टैग पढ़ा था। तो इंक्लूड टैग का क्या काम था कि किसी फाइल को इंक्लूड करती थी, ये भी सेम काम करता है। ठीक है, तो लेकिन अब यही सवाल उठता है कि भाई इंक्लूड डायरेक्टिव में और इंक्लूड टैग या उसको इंक्लूड एक्शन बोलते हैं कभी कभी, तो दोनों में क्या फ़र्क है। तो दोनों में ये फ़र्क है कि जनरली क्या होता है कि ये पेज के ट्रांसलेशन के समय, जब पेज हमारा ट्रांसलेट होता है सर्वलेट के अंदर, मतलब जब जेएसपी से ट्रांसलेट होता है उस सर्वलेट के अंदर, उस समय ये हमारा काम करता है। तो बेहतर होता है कि इसके अंदर आप स्टैटिक कंटेंट को ही ऐड करें और डायनेमिक कंटेंट को, मतलब पेज के अंदर अगर डायनेमिक कंटेंट है तो उसको आप क्या करें कि उसको आप जेएसपी टैग से ऐड करें, और अगर स्टैटिक कंटेंट है तो इसको आप इंक्लूड से ऐड करें। क्या मतलब है इस बात का, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एक पेज का कुछ भी दे दिया, जैसे मान लीजिए पेज का आप, जैसे हम लोग उस वहाँ पे भी बनाए थे ना, जैसे टाइटल, तो आपने यहाँ पर दे दिया कि टाइटल डॉट जेएसपी बना दिया आपने। और आप क्या करना चाहते हैं यहाँ पर सिंपल, अब ऐसे पेजेस के अंदर ये सब रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, जो ज़रूरत नहीं हो आप सब हटा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आप इसको सिंपल आइए यहाँ पर एक H1 लगाइए, यहाँ पर थोड़ी स्टाइल लगा दीजिए, फॉन्ट फैमिली आपकी, आपने कहा कि इनफैक्ट कलर मान लीजिए आपका ग्रीन, और फॉन्ट साइज मान लीजिए 35 पिक्सल, और यहाँ पे मैंने बोल दिया क्या, यूनाइटेड कॉलेज। ठीक है, तो ये बन गया। अब इस इंडेक्स पेज के अंदर आप चाहते हैं यहाँ पर क्या करना, इंडेक्स पेज के अंदर आप चाहते हैं यहाँ पर टाइटल को इंक्लूड करना, तो आप डायरेक्टिव कहीं भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आपने % लगाया, ठीक है, फिर @ कौन सा डायरेक्टिव है, इंक्लूड डायरेक्टिव है। किस पेज को इंक्लूड करना है, तो पेज इक्वल टू आप नाम दे दीजिए यहाँ पर, ठीक है, टाइटल डॉट जेएसपी को, और फिर यहाँ पर इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी इंक्लूड का पेज नहीं होता बल्कि इंक्लूड का होता है फाइल, यहाँ पर एट्रीब्यूट। तो इंक्लूड फाइल आपने दे दिया टाइटल डॉट जेएसपी, फुल गलती किया क्या मैंने, इसको एक साथ चिपका के लिखिए, अदरवाइज ये समस्या करेगा। ठीक है, चलिए तो अब इसको मैंने एक बार सेव करके यहाँ पर मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ। आप देख सकते हैं ये यूनाइटेड कॉलेज आ गया। मतलब हमारे जब हम लोग ऐसे रन कराते हैं ना, पहला इंडेक्स पेज रन होता है, तो इंडेक्स पेज में कौन सी फाइल, ये टाइटल डॉट जेएसपी हमारी क्या होगी, इंक्लूड हो गई। तो अगर किसी भी पेज को, जैसे सेम कंसेप्ट वही है, अगर आपने इंक्लूड टैग को देखा तो वही काम है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई डेटाबेस का ऑपरेशन है, कोई डायनेमिक वैल्यूज आ रही हैं, तो बेहतर है कि इसको आप इंक्लूड टैग से करें। और कोई सिंपल जैसे हेडर या टाइटल या इस तरह की चीज़ों को इंक्लूड करना है तो इंक्लूड से आप ऐड कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। ठीक है, अब आइए देखते हैं तीसरे हमारे डायरेक्टिव को। जो तीसरा डायरेक्टिव है वो थोड़ा सा अलग है, ये है जेएसपी टैग लाइब्रेरी डायरेक्टिव। तो टैग लाइब्रेरी का मतलब होता है कि क्या होता है कि जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है ना, वो बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, उनके अपने खुद के टैग्स होते हैं। ठीक है, वो बनवाती हैं अपने सुविधा के लिए, या आप भी अपने खुद का कस्टम टैग बना सकते हैं। टैग का मतलब जैसे HTML में आप लिखते हैं H1, B1, HR, BR, इमेज, ये सारे टैग हैं, वैसे आप अपने खुद के भी टैग बना सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे। तो बड़ी बड़ी कंपनियों में जैसे जावा ने जेएसपी के लिए एक JSTL करके एक टैग लाइब्रेरी दिया हुआ है। ठीक है, तो JSTL करके एक टैग लाइब्रेरी जो है आपकी यहाँ पर है, जावा स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी ऐसे करके है, आप समझ सकते हैं उसको। तो ये जो टैग लाइब्रेरी का काम क्या है कि ये बेसिकली जो जेएसपी में आप, जैसे मान लीजिए कि जनरली हम लोग लूप का इस्तेमाल जाकर के स्क्रिप्टलेट में करते हैं,
लेकिन यहाँ पर जो टैग लाइब्रेरी है वो एक लूप का भी सिंटैक्स आपको देती है। अभी मैं आपको JSTL नहीं पढ़ाने जा रहा, बस आप इतना समझ लीजिए कि कुछ टैग लाइब्रेरी बनी होती हैं, उनको हमें यूज करना है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, टैग लिब को। अभी सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बस उतनी चीज़ आप ग्रैब कर लीजिए। बाकी JSTL अपने आप में एक आप समझ सकते हैं छोटी सी लैंग्वेज टाइप का है, जैसे HTML है, तो उसको पढ़ने का कोई इरादा नहीं है। बस इतना है कि मैं समझना चाहता हूँ कि टैग लाइब्रेरी क्या होती है। तो टैग लाइब्रेरी में आपको यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर तो एक URI देना होता है आपको। तो URI का मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है कि URI का मतलब कि वो उसका कोर कहाँ पे है, मतलब उसकी जो डेफिनेशन है जो आप यूज करने जा रहे हैं वो कहाँ पर रखा गया। एक तरीके के आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि एक URL देना होता है आपको जहाँ पर उसकी लाइब्रेरी रखी होगी एक तरीके से। प्रीफिक्स का मतलब होता है कि हम उसको किस प्रीफिक्स से बुलाएंगे, मतलब किस नाम से, मतलब जैसे JSP टैग में आप JSP कोलन करके लिखते थे हर चीज़ को, उसी तरीके से एक प्रीफिक्स आपको सेट करना होता है। आप कुछ भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक टैग लिब का इस्तेमाल किया है। URI ये हमारी java.sun.com/jsp JSTL4 ये है, ये हमारा URL है जहाँ पर JSTL का की लाइब्रेरी अवेलेबल है। प्रीफिक्स मतलब C, हम देना चाहते हैं C से, ठीक है। और ये यहाँ पर उसका सिंटैक्स लिखा हुआ है C: फॉर ईच वेरिएबल I बिगिन 1 and 5, मतलब 1 से 5 तक चले, और C आउट से वैल्यू प्रिंट होती है, और वैल्यू क्या है I आपको प्रिंट होती जाए। तो अगर हम लोग इसको करके आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टैग लाइब्रेरी को अटैच कर दीजिए। तो आपको पता ही है कि टैग लाइब्रेरी कैसे अटैच होती है, ये @ यहाँ पर टैग लिब, ठीक है। टैग लिब के अंदर क्या होता है, URI पे आपको क्या देना होगा, यहाँ पे आपको देना होगा http:/ जो भी आपका था, क्या था, java.sun.com/JSP/JSTL/4, यही था शायद मेरे ख्याल से, ठीक है। उसके बाद क्या था आपका, एक प्रीफिक्स था। तो प्रीफिक्स में आप जो भी देना चाहें, C, कोई जरूरी नहीं कि C दे, आप C D E F जो मन करे आप दे सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना था, यहाँ पर जैसे अब देखिए, जैसे ही आप C कोलन लगाएंगे तो देखिए C की तमाम चीज़ें, मतलब इतनी चीज़ें हैं, C कैट, चूज, फॉर, ईच, टोकन्स, ये सारे उसके हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि हम JSTL आपको नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, बस आपको बताएं कि किसी भी टैग लाइब्रेरी को आप यूज करते हैं। तो आपने कहा C आउट, ठीक है, नहीं C आउट नहीं, C फॉर ईच, तो हमने कहा वेरिएबल इज इक्वल टू I, ठीक है। और क्या था, बिगिन कहाँ से, 1 से, एंड कहाँ पर, मान लीजिए 5 पे, ये हो गया आपका, ये बंद कर दिया आपने, तो ये फॉर ईच, लेकिन फॉर ईच के अंदर लिखना है, क्या लिखना है हमको लिखना है C आउट, क्या करना है, वैल्यू, और वैल्यू इक्वल टू हमारी क्या हो जाएगी, डॉलर, और डॉलर इज इक्वल टू ब्रैकेट में I की वैल्यू, ये उसका अपना सिंटैक्स है। अभी इसमें ये हो गया आपका। तो हमने टैग लाइब्रेरी के लिए जो रेफरेंस होता है उसको तो यूज ही नहीं किया। यहाँ पर टैग लाइब्रेरी के लिए रेफरेंस क्या होता है, यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर जाइए ऐड लाइब्रेरी में, और यहाँ पे JSTL का रेफरेंस आपको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे JSTL को सर्च कर लीजिए और इस लाइब्रेरी को जा करके यहाँ पर ऐड कर दीजिए, है ना। हो गया, यहाँ पे प्रिंट हो गया आपका 1 से लेकर 10 तक। तो क्या है कि आप यहाँ पर लाइन चेंज कराना चाहें तो VR करके लाइन चेंज करा के आप इसको देख सकते हैं, ठीक। तो ये हमारी तीनों चीज़ें हो गई आपकी। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या देखा, हम लोगों ने देखा यहाँ पर जितने भी हमारे JSP के चीज़ें हैं, पेज डायरेक्टिव, इंक्लूड डायरेक्टिव, टैग लिब डायरेक्टिव, मेरे ख्याल से आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।